नमस्कार, हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर। तो आइए सबसे पहले पाठ को दोहरा लेते हैं। पाठ में हमने हिमालय के अनंत सौंदर्य को देखा। तो हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत वर्णन लेखिका ने किया है, मानो हिमालय के पल पल बदलने वाले रूप को स्वयं हम अपनी आंखों से देख रहे हों। आखिर किस क्षेत्र की लेखिका ने यात्रा की थी? यात्रा वृत्तांत में मुख्यतः सिक्किम में हिमालय श्रृंखला के विराट स्वरूप गैंगटॉक, लायोंग, कटाव और युमथांग नामक स्थानों के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का वर्णन किया गया है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती हैं। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेखिका ने अपने अनुभवों का वर्णन अलंकारिक और काव्यमय भाषा में किया है। लेखिका की ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे के साथ युमथांग की यात्रा शुरू हुई और गैंगटॉक से युमथांग की दूरी है 149 किलोमीटर। इसी के साथ लेखिका को बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी मिली, जिसमें हमने विशेषतः रंगीन और श्वेत पताकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और साथ ही साथ प्रेयर व्हील यानी कि धर्म चक्र के बारे में भी जाना था। हिमालय की विशालता और घुमावदार रास्तों के तो क्या कहने, ये रास्ते जलेबी की तरह घूमते हुए और बहुत ही संकरे भी थे। सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी है। पहाड़ी स्त्रियों की श्रम साधना और संघर्ष में जीवन को देखकर लेखिका बहुत प्रभावित हुई और साथ ही उदासीन भी हुई। समाज में आर्थिक असमानता और जरूरतमंदों के प्रति फैली उदासीनता के भाव पर लेखिका के भीतर एक रोष जगा। लेखिका का श्रम साधना के प्रति आदर और कृतज्ञता के भावों का उमड़ना, इस बात से भी हम परिचित हुए थे। पहाड़ी जनजीवन में कितनी सारी चुनौतियां और संघर्ष है, यह भी हमने पाठ के द्वारा जाना। लायोंग में लेखिका ने पड़ाव लिया। लायोंग बेहद शांत और सुरम्य स्थान है, लेकिन यहाँ पर लेखिका को स्नोफॉल देखने को नहीं मिला और पता चला कि लायोंग में जो जीविका का साधन है वो मुख्यतः आलू की खेती है, धान की खेती है, साथ ही साथ यहाँ पर दारू का व्यापार भी किया जाता है और प्रदूषण के दुष्परिणाम ही थे, जिसके कारण अब लायोंग में स्नोफॉल की कमी हो गई है। और बर्फीले पहाड़ों के प्रति लेखिका का आकर्षण ही था कि जो लेखिका 500 फीट और अधिक ऊंचाई पर कटाव को देखने के लिए गई। कटाव से वापस आई और फिर युमथांग की यात्रा पर निकल पड़ी और वहां पर लेखिका प्रभावित हुई। देश की रक्षा के लिए सदैव सजग देश के जो हमारे प्रहरी हैं, जो सैनिक हैं, जो किस मुस्तैदी से हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके कर्तव्य भावों को देखकर लेखिका युमथांग पहुंची और उन्होंने देखा कि सिक्किम का पर्यटन स्थल के रूप में विकास हो चुका है और सिक्किम जो है अब टूरिस्ट उद्योग में काफी प्रगति कर रहा है। आज सिक्किम भारत का प्रमुख पर्यटन स्थान है। सिक्किम में मान्यताओं को भी लेखिका ने जाना, जैसे कि वहां पर खेदुम किसे कहते हैं, गुरु नानक संबंधी मान्यताएं वहां पर क्या क्या हैं। पहाड़ों में स्वच्छता जीवन का अभिन्न अंग है और इसी कारण सिक्किमी लोग पहाड़ों पर गंदगी फैलाना एक तरीके से पाप समझते हैं। जीवन की अनंतता का एहसास प्रकृति का अनंत और विराट स्वरूप देखकर लेखिका को हुआ। इसलिए तो लेखिका ने कहा कि वह इस विराट स्वरूप को देखकर सत्य और सौंदर्य से भर उठी थी। वह स्वयं को ही प्रकृति का हिस्सा समझ रही थी और साथ ही साथ उनका जो मन था वो बहुत ही अच्छी भावनाओं से घिर गया था और भर गया था। इसलिए तो पाठ का नाम है वही प्रार्थना, जो लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कसैली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो।
तो आइए अब पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। गंगटोक का क्या अर्थ है? बिल्कुल सही, गंगटोक का अर्थ है पहाड़। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। युमथांग और गंगटोक के बीच में दूरी कितनी है? युमथांग और गंगटोक के बीच में दूरी है 149 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न, गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? लेखिका देखना चाहती थी तीसरी बड़ी चोटी जो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा देखने के लिए लेखिका बालकनी की ओर दौड़ी थी। मन वृंदावन होना एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बहुत खुश होना। पांचवा प्रश्न है, भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने युमथांग के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है? तो शेखर दत्ता जी का विशेष योगदान है कि उन्होंने सिक्किम को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। तो उत्तर है युमथांग में टूरिस्ट स्पॉट से जुड़े निर्माण कार्य द्वारा। प्रश्न 6, पाठ में आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूटना का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर है मन को झकझोरने वाला आघात या झटका लगना। अब हमारे सामने एक कथन है और एक कारण है। हमें पता लगाना है क्या कथन और कारण दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या कोई एक सही है। लेखिका को लायुंग में बर्फ का एक कतरा भी नहीं दिखाई दिया, क्या ये सही बात है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो फिर इसका कारण क्या है? प्रदूषण के चलते हिमपात लगातार कम होता जा रहा है, तो इसका कारण भी बिल्कुल सही है। तो हमारा विकल्प होगा कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अब हम चर्चा करते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो हमने इस पाठ में पढ़ा था रंगीन पताकाओं और श्वेत पताकाओं के बारे में, और इन पताकाओं को फहराते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। श्वेत पताकाओं का फहराना, एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं शांति तथा अहिंसा की प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद ही नष्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं रंगीन पताकाओं की। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा किसी नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। दूसरा प्रश्न, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? उन्हें हमें लिखना है। सिक्किम की प्रकृति की बात करें, सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। रोडोडेंड्रो के फूलों से पूरी घाटी भरी हुई है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं। तिस्ता सिक्किम की प्रमुख नदी है। घाटियों की सुंदरता देखते ही बनती है। लायुंग अत्यंत शांत और सुरम्य स्थान है। कटाव तो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। स्थान स्थान पर गिरते झरने सिक्किम की सुंदरता को विशेष आकर्षण प्रदान करते हैं। इसी के साथ भौगोलिक स्थिति की बात करें तो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा यहाँ से नजर आती है। सिक्किम में अधिकतर पहाड़ी रास्ते संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार हैं। जनजीवन, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। स्त्रियां स्वेटर भी बुनती हैं तो घर भी संभालती हैं और खेती भी करती हैं, और ये सारी बातें हमने इस पाठ के द्वारा जानी थी। कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़कर सड़कें बनाने का श्रम साध्य कार्य करती हैं। चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती हैं। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माँ के साथ काम भी करवाते हैं। लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। तो ये हमने जाना था वहां के एक आम जनजीवन के बारे में। इसी के साथ प्रश्न है कि जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं।
कुशल गाइड को उस स्थान विशेष की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थितियों की पूर्ण जानकारी होती है। कुशल गाइड क्षेत्रीय भाषा का जानकार होने के साथ साथ स्पष्ट भाषा में अपनी बात कहता है। उसे रास्तों का पूरा ज्ञान होता है। वह क्षेत्र विशेष की भौगोलिक सांस्कृतिक जानकारी के साथ साथ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों की विस्तृत जानकारी देता है और वहां के जनजीवन के बारे में भी बताता है। ईमानदारी, मिलनसारिता और समय प्रबंधन कुशल गाइड के स्वाभाविक गुण होते हैं। अब प्रश्न है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई थी? लेखिका खूबसूरत दृश्यों को देखकर उनके आनंद में डूब गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर के सारे बुरे भाव समाप्त हो रहे हों, मानो वो एक शांत, प्रेम भरी और आनंद से भरी दुनिया का अंश बन गई हो, जहां तनाव, भागदौड़ और ऊब का कोई स्थान नहीं है। लेखिका का मन सत्य और सौंदर्य के एहसास से भर गया। सर्वे भवन्तु सुखिना और करुणामयी भावों की सुंदर अनुभूति से लेखिका का मन पूरी तरह से भर उठा था। लॉन्ग स्टॉप में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ हो या कोई भी इलाका हो, कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना हो जाए, भारत देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ पर लोगों की आस्था, विश्वास, श्रद्धा, अंधविश्वास और पाप पुण्य संबंधी जितने भी अवधारणाएं या विचार हैं, सब एक जैसे हैं। भारत में विभिन्न धर्मों का अनूठा संगम है। सभी धर्मों की धार्मिक आस्थाएं लेखिका को बिल्कुल एक जैसी लगी। सभी धर्म लोगों को जोड़ते हैं और आत्म कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए थे। दरअसल किन किन दृश्यों को देखकर लेखिका को एक आघात लगा था। पहाड़ी जनजीवन में बहुत चुनौतियां और संघर्ष हैं। तो पहाड़ी जनजीवन में चुनौतियों और संघर्ष को देखकर लेखिका को गहरा आघात लगा। लेखिका ने पत्थर तोड़ती पहाड़ी औरतों को देखा, जिन्होंने अपनी पीठ पर बंधी टोकरी में अपने बच्चों को बांधा हुआ था। चाय के बागानों में पत्तियां तोड़ती औरतें, पीठ पर बोझ ढोते आदमी और कंधे पर बैग टांगे कई किलोमीटर पैदल जाते स्कूल के बच्चे भी लेखिका ने देखे। समाज में आर्थिक असमानता और जरूरतमंदों के प्रति फैली उदासीनता के भाव पर लेखिका को दुख और पीड़ा का एहसास हुआ और उनका मन एक रोष से भर उठा था। अगला प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? इस प्रश्न पर जरूर विचार कीजिए। देश की सीमा पर बैठे फौजी अपनी जान की बाजी लगाकर देश के दुश्मनों से तो लड़ते ही हैं, साथ ही मौसम की मार का भी सामना डट कर करते हैं। कभी बर्फ के पहाड़ों में कड़कड़ाती ठंड, तो कभी रेगिस्तानों में झुलसाने वाली गर्मी में मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। ऐसी जगहों में हम 5 मिनट भी नहीं ठहर सकते हैं। इन्हें मौसम के साथ साथ खान पान की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। हमें देश के भीतर रहकर देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। इसी के साथ हमें फौजियों के प्रति आदर तथा सम्मान का भाव रखना चाहिए। उनके परिवार वालों का ध्यान रखना चाहिए और उनका धन्यवाद देना चाहिए। अपने सैनिकों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की हमेशा दुआ करनी चाहिए। तो इसी के साथ है कुछ संभावित प्रश्न। आप इन सभी प्रश्नों पर चर्चा कीजिए, विचार कीजिए और लिखिए। तो मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। धन्यवाद।